गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रियंका द्विवेदी है और मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। और एमपीएसआई की मैंने एक सीरीज चालू की है जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाली हूँ। पर आज एक नए सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। तो हम सिविक्स से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं एमपीएसआई का सिलेबस। ठीक है, पैटर्न जो चेंज हुआ है, तो इसमें प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू तो होता ही था। फिजिकल, प्रीलिम्स हमारा क्वालिफाइड रहेगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेंस हमारा थोड़ा अलग तरीके से है। इसमें हमारे दो सब्जेक्ट रहेंगे, दो पेपर रहेंगे, GS1, GS2। GS1 में दो पेपर रहेंगे, एक पॉलिटी, दूसरा हिस्ट्री। GS2 में दो पेपर रहेंगे, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो GS1 में दो पेपर रहेंगे, पॉलिटी और हिस्ट्री, और GS2 में मैथ्स और रीजनिंग। 150 नंबर का ये रहेगा, 150 नंबर का ये रहेगा, 150 का ये रहेगा और 150 का ये रहेगा। ठीक है, टोटल हो गए ये 300। ठीक है, इंटरव्यू हमारा रहेगा, फिजिकल हमारा रहेगा 100 नंबर का, जिसमें लंबी कूद, आपकी रनिंग 800 मीटर की और आपका गोला फेंक। ठीक है, और इंटरव्यू आपका रहेगा 50 नंबर का। 300, 300, 600, 750, 750 का टोटल आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो कमर कस लीजिए और हम अच्छे से तैयारी भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है जो चेंज हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट से, सिविक्स। इसका सिलेबस डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट है क्या। ठीक है, इसमें हम राज्य को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। दो वर्ड हैं, एक राज्य और दूसरा नागरिक, यानी कि सिटीजन्स। ये दो वर्ड हैं जिनको हम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो जब, और ये हमारी डेफिनेशन को समझने में बहुत आसान भी बनाएगा, जब राज्य का अध्ययन नागरिकों को केंद्र में रखकर किया जाता है। राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही। जब राज्य का अध्ययन नागरिकों को केंद्र में रखकर किया जाता है तो हम उसको सिविक्स कहते हैं। ठीक है, सिविक्स और पॉलिटिक्स में बेसिक डिफरेंस है कि जब राज्य का अध्ययन नागरिकों को केंद्र में रखकर किया जाता है तो उसको हम सिविक्स कहते हैं, और जब राज्य का अध्ययन एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, गवर्नेंस यानी शासन, और इंस्टीट्यूशंस जैसे लेजिस्लेचर,
एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूं कि जब राज्य का अध्ययन नागरिकों को केंद्र में रखकर किया जाता है तो उसे हम सिविक्स कहते हैं, और जब राज्य का अध्ययन एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन्हें केंद्र में रखकर किया जाता है तो उसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स और सिविक्स में ये बेसिक डिफरेंस है। उसके अलावा जब हम सिटीजन्स के मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं और अधिकार, जब हम नागरिकों के मौलिक कर्तव्य और अधिकार की बात करते हैं तो उसे हम सिविक्स कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नागरिक व राज्य के बीच अंतः संबंध। ठीक है, ये तीन डेफिनेशन है। एक तो जब राज्य का अध्ययन नागरिकों को केंद्र में रखकर किया जाता है तो उसे हम सिविक्स कहेंगे। जब जहां सिटीजन के मौलिक अधिकारों की बात होती है, सिटीजन्स के राइट्स की बात होती है, तो उसे हम सिविक्स कहेंगे। और जब नागरिक और राज्य के बीच के अंतर संबंध को हम समझते हैं तो उसे हम सिविक्स कहेंगे। ये तीन डेफिनेशंस हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको दो तरीके से समझते हैं। इसके लिए हमें दो कंट्री में जाना पड़ेगा। एक है रोमन एम्पायर, यानी कि रोमन एम्पायर, और दूसरा है यूनान। ठीक है, तो रोम में जो पहले नगर राज्य हुआ करते थे, नगर राज्य यानी कि कुछ ऐसे, ये कहलाते थे सिटी स्टेट्स। नगर राज्य, सिटी स्टेट्स। तो जो लैटिन भाषा थी, इसमें लैटिन भाषा थी, उसमें हम नगर राज्य को क्या कहते थे? सिवितास। नगर राज्य को हम क्या कहते थे? सिवितास। और नागरिकों को क्या कहते थे? नागरिक को क्या कहते थे? सिविक। नागरिकों को क्या कहते थे? सिविस। नगर राज्य को सिवितास, यानी जो सिटी स्टेट्स होते थे, छोटे छोटे स्टेट्स होते थे, सिटी स्टेट्स होते थे, उनको हम क्या कहते थे? सिवितास। और नागरिकों को क्या कहते थे? सिविक, सिविस। इससे निकलकर आया सिविक्स वर्ड। और यूनान में नगर राज्य को कहते थे पॉलिस। इससे निकलकर आया पॉलिटी वर्ड। ठीक है, तो सिविक्स और पॉलिटिक्स में डिफरेंस क्या है? जब राज्य का अध्ययन नागरिकों को केंद्र में रखकर किया जाता है तो उसे हम सिविक्स कहते हैं, और जब राज्य का अध्ययन एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इन्हें केंद्र में रखकर किया जाता है तो उसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं। और इसको समझने के लिए हमने दो कंट्रियों का एग्जाम्पल लिया, एक तो रोम हो गई, दूसरा यूनान हो गया, दो एम्पायर हो गए। इसमें नगर राज्य को सिवितास कहा जाता था और नागरिक को सिविस कहा जाता था, इससे सिविक्स वर्ड आया। और इसमें नगर राज्य को पॉलिस कहा जाता था, जिससे पॉलिटी वर्ड आया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मौलिक कर्तव्य या अधिकार की बात करते हैं तो उसे हम सिविक्स कहेंगे। उसमें सिटीजन्स ही सर्वे सर्वा हैं। नागरिक और राज्य के बीच अंतर संबंध को हम आगे समझते हैं। ठीक है,
अब हम समझते हैं कि सिविक्स वर्ड, पहले हमने समझा सिविक्स क्या है, उसके बाद हमने सिविक्स और पॉलिटिक्स में डिफरेंस समझा, हमने समझा कि सिविक्स और पॉलिटिक्स वर्ड आए कहां से। अब हम समझते हैं कि ये सिविक्स आखिर किस सब्जेक्ट का पार्ट है। तो सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र। इसका एक पार्ट है मानव शास्त्र, जिसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। दूसरा है संविधान, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा है राज्य व्यवस्था, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स या पॉलिटी। चौथा है राजनीतिक शास्त्र, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। और पांचवा है सिविक्स, जिसे हम कहते हैं नागरिक शास्त्र। इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, नागरिक शास्त्र यानी कंप्लीटली नागरिक के ऊपर ही इस पे बात की जाती है। ठीक है, मानव शास्त्र, संविधान, राज्य व्यवस्था, राजनीतिक शास्त्र और नागरिक शास्त्र। अब हम समझते हैं कि सिविक्स से ये किस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, तो वो सिविक्स कहलाता है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को के इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते हैं, अलग अलग तरह की गवर्नमेंट को पढ़ते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, जुडिशरी हो गई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, जब हम ये सब पढ़ते हैं तो वो कहलाता है पॉलिटी। जब हम राइट्स की बात करते हैं तो वो कहलाता है सिविक्स। जब हम इसको लीगल टर्म में पढ़ते हैं, मतलब बहुत जो लीगली होता है, जो लॉ के लोग पढ़ते हैं, तो उसे हम कह देते हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इतना डिफरेंस क्लियर है। अब देखिए, किसी भी चीज की शुरुआत, डेवलपमेंट कैसे हुआ है। हम अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, आदिमानव, आदिमानव का एग्जाम्पल अगर लें तो पहले आदिमानव लोग क्या करते थे, कुछ भी कच्चा पका मिल गया सब खा लेते थे, और इनका कोई जीने का ऐसा ढंग नहीं था। धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, पकाकर खाने लगे। फिर धीरे धीरे इन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, कृषि करने लगे। जो इधर उधर घूमते रहते थे तो धीरे धीरे एक जगह पर रहना स्टार्ट किया। ठीक है, तो किसी का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। इसी को हम आगे समझते हैं कि ये एग्जाम्पल हमने क्यों लिया। ठीक है, तो पहले व्यक्ति आया, व्यक्ति के साथ धीरे धीरे क्या आया, विवेक। ठीक है, व्यक्ति आया, व्यक्ति के साथ साथ धीरे धीरे क्या आया, विवेक आया। ठीक है, यानी सोचने की क्षमता, एबिलिटी टू टेक डिसीजंस। विवेक क्या है, एबिलिटी टू टेक डिसीजंस। तो पहले व्यक्ति आया, व्यक्ति के बाद विवेक आया, व्यक्ति में धीरे धीरे एक सेंस डेवलप हुआ, जिससे वो धीरे धीरे विकास की ओर जाने लगा।
तो पहले व्यक्ति फिर विवेक, उसके बाद क्या आया, कोऑर्डिनेशन मीन्स सहयोग, सॉरी, कोऑर्डिनेशन मीन्स समन्वय, कोऑपरेशन मीन्स सहयोग। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन आया। ठीक है, तो पहले व्यक्ति आया, व्यक्ति के साथ विवेक आया, धीरे धीरे व्यक्ति का विवेक डेवलप हुआ, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन आया। अच्छा, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस है? कोऑपरेशन जो होता है यानी आप किसी का सहयोग करते हैं, ठीक है, तो वो कोऑपरेशन होगा। और कोऑर्डिनेशन क्या क्या होगा? सपोज कोई रास्ते से जा रहा है, आपने उसकी मदद कर दी, आपको लगा कि उसकी मदद कर देनी चाहिए, आपने मदद कर दी, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कोऑपरेशन। पुलिस आई, पुलिस ने आपसे कुछ पूछताछ की, तो पुलिस कहती है ना, प्लीज कोऑपरेट विद अस, तो वो कोऑपरेशन है कि आप हमें किसी तरह से सहयोग कीजिए, फिर चाहे वो किसी तरह का भी हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, तो आप उसे सहयोग कर रहे हैं, तो वो हो गया क्या? कोऑपरेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या है? आपके पिताजी ने आपसे कुछ कहा और आपने उसको मान लिया, आपका मन है नहीं है लेकिन आपने उसे मान लिया, किसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, किसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, परिवार चलाने के लिए ही अपने आप को एडजस्ट कर लेना, अपने आप को ढाल लेना, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में बेसिक डिफरेंस पता चल गया। अब जब कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़ा तो लोगों को लगा यार यूनिटी में तो पावर है, साथ में रहने में तो अच्छा लग रहा है, तो इससे यूनिटी डेवलप हुई, यूनिटी डेवलप हुई, लोग यूनिटी में रहना पसंद करने लग गए, तो इससे क्या हुआ? ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, एक व्यक्ति से हम ग्रुप्स तक पहुंचे, ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो गए। अब ग्रुप्स के बाद धीरे धीरे कई ग्रुप्स जब बने तो उनसे मिलकर के समाज बना। क्या बना? समाज बना। ठीक है, व्यक्ति का विवेक डेवलप हुआ, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन हुआ, व्यक्ति ने समझा कि यूनिटी में पावर है, तो ग्रुप्स डेवलप होने लगे, और ग्रुप्स जब कई सारे ग्रुप्स मिले तो एक समाज का निर्माण हुआ, और जब समाज बन गया तो लोगों ने सोचा कि समाज को चलाने के लिए एक संस्था चाहिए, तो समाज को चलाने के लिए एक संस्था बनी जिसको हम कहते हैं राज्य। समाज को चलाने के लिए एक संस्था बनी जिसको हमने कहा राज्य। तो व्यक्ति क्या है? व्यक्ति प्राथमिक संस्था है, और राज्य क्या है? राज्य सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, व्यक्ति क्या है? व्यक्ति प्राथमिक संस्था है, और राज्य क्या है? राज्य सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, तो हमने शुरू से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि सिविक्स आखिर चीज क्या है, क्या सब्जेक्ट है सिविक्स, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो सिविक्स जो है हमारे समाजशास्त्र, यानी हमें समाज को, राज्य को, नागरिकों को अगर अच्छे से समझना है तो हमें सिविक्स को समझना पड़ेगा। और सिविक्स और पॉलिटिक्स एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि अगर हम अधिकारों की बात करते हैं, अगर हम राज्य और नागरिक के अंतर संबंध की बात करते हैं, अगर हम नागरिकों को केंद्र में रखकर राज्य का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? सिविक्स कहेंगे। ठीक है, फिर हमने समझा कि सिविक्स और पॉलिटिक्स शब्द कैसे आया। तो पहले सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, नगर राज्य हुआ करते थे, तो उससे सिविक्स और पॉलिटिक्स शब्द आए। और फिर उसके बाद हमने समझा कि ये सोशियोलॉजी का एक पार्ट है। जब हम संविधान में राइट्स को देखते हैं तो उसको हम सिविक्स कहते हैं। जब हम संविधान में डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट को देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, तो उसे हम पॉलिटी कहते हैं। जब हम संविधान को लीगली पढ़ते हैं, जैसे लॉ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उसे हम पॉलिटिकल साइंस कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा
कि एक व्यक्ति से कैसे समाज का निर्माण होता है। तो पहले व्यक्ति आया, व्यक्ति का विवेक धीरे धीरे जागृत हुआ, एबिलिटी टू टेक डिसीजन, व्यक्ति में एबिलिटी आई डिसीजंस लेने की, और फिर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन आया। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बाद उन्हें लगा कि हमें यूनिटी में रहने चाहिए, तो उन्होंने ग्रुप्स बनाने स्टार्ट किए, और धीरे धीरे जब कई सारे ग्रुप्स बन गए तो वो क्या, उससे क्या हुआ, समाज का निर्माण हुआ, और उस समाज को चलाने के लिए एक संस्था की जरूरत पड़ी, और उस संस्था को हमने क्या कह दिया, राज्य। तो ये थी यहां तक की कहानी। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, ठीक है। अब हमने एक सिविक्स में हमने तीन चीजें बात की थी, एक तो मूल अधिकार, दूसरा राज्य और नागरिक के बीच अंतः संबंध, राज्य व नागरिक के बीच अंतः संबंध। ठीक है, राज्य व नागरिक के बीच अंतः संबंध। इसके लिए राज्य और नागरिक के बीच अंतः संबंध को समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी, एक राज्य की आधुनिक परिभाषा और दूसरा नागरिक की आधुनिक परिभाषा। ठीक है, राज्य की आधुनिक परिभाषा और नागरिक की आधुनिक परिभाषा, ये हमें समझना पड़ेगा। तो राज्य की आधुनिक परिभाषा के लिए हम जाते हैं 1648 में, 1648 में। 1648 में एक वेस्टफेलिया की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। वेस्टफेलिया की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। और इस वेस्टफेलिया क्या है, जर्मनी में एक जगह है। ठीक है, जर्मनी में एक जगह है वेस्टफेलिया। तो वेस्टफेलिया की संधि हुई थी, इसमें क्या बताया गया था, इसमें बताया गया था कि कोई भी राज्य राज्य तब कहलाएगा जब उसके पास चार चीजें होंगी। ठीक है, कोई भी राज्य राज्य तब कहलाएगा जब उसके पास चार चीजें होंगी। ये चार चीजों में से कोई एक भी यदि कम है तो वो राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। उसमें से क्या है, एक है सरकार, दूसरा है संप्रभुता, गवर्नमेंट सोवरेनिटी, गवर्नमेंट सोवरेनिटी, पॉपुलेशन जनसंख्या, पॉपुलेशन जनसंख्या, पॉपुलेशन, और एक निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग यानी डिफाइंड लैंड। ठीक है, ठीक है, एक निश्चित भूभाग, डिफाइंड लैंड, सरकार यानी गवर्नमेंट, सोवरेनिटी, पॉपुलेशन, इसको हम एक एक करके समझते हैं। वेस्टफेलिया की संधि में क्या कहा गया कि अगर राज्य के पास ये चार चीजें हैं तो ही वो राज्य कहलाएगा। ठीक है, सरकार, अच्छा सरकार क्या होती है, ये हमारे, हम अगर अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखें, थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखें तो हमारे पास तीन तरह की
लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों से मिलके हमारा क्या बनता है? सांसद, संसद, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, ये तीनों से मिलके क्या बनता है? संसद, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब हम, ये लोकसभा है सपोज, ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है। ठीक है, ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा के मेंबर हैं और ये लोकसभा के मेंबर हैं। ठीक है, लोकसभा में 543 सीटें हैं, राज्यसभा में 242 सीटें हैं। ठीक है, अब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, कुछ मेंबर मिल करके मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी होती है, मेजॉरिटी पार्टी होती है। इस मेजॉरिटी पार्टी का एक लीडर होता है जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और इसी को हम क्या कह देते हैं? गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार समझ में आ गई। लोकसभा, राज्यसभा और इसके कुछ चुनिंदा लोग मिलकर के सरकार बनाते हैं। ठीक है, जिसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। संप्रभुता, संप्रभुता एबिलिटी टू टेक डिसीजन। जैसे इंडिया के पास इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों में डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है। उसको कोई भी, ना बाहर का कोई कंट्री, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था बाहर से उसको फोर्स नहीं कर सकती है उसका डिसीजन चेंज करने को, और ना ही वह बाध्य है। ठीक है, ना ही बाउंडेड है किसी के डिसीजन मानने को। मतलब उसके पास पूरी फ्रीडम है एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स में कोई भी डिसीजन लेने के लिए। उसको हम क्या कहते हैं? सोवरेनिटी कहते हैं। तो गार्नर ने कहा, गार्नर ये एक थिंकर है, गार्नर ने कहा कि संप्रभुता अगर नहीं है किसी राज्य में, तो अगर सरकार भी है, जनसंख्या भी है, निश्चित भूभाग भी है, तो भी वो राज्य कहलाने के योग्य नहीं है, वो राज्य नहीं कहलाएगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो उसका डिसीजन लेने की पावर यानी सोवरेनिटी है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन होनी चाहिए। बिना पॉपुलेशन हमने देखा कि व्यक्ति से कैसे समाज बना, ग्रुप्स बने। पॉपुलेशन है, ग्रुप्स से समाज बना, समाज को चलाने के लिए एक संस्था बनी जिसे हम राज्य कहते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन के बिना भी कोई राज्य राज्य नहीं कहलाएगा। अगर उसमें कोई, सपोज एक बड़ा भूभाग है, एक निश्चित भूभाग है, लेकिन उसमें कोई रह ही नहीं रहा है, उसमें कोई पॉपुलेशन ही नहीं है, तो अगर संप्रभुता भी है तो हम क्या कर लेंगे? किस बात की संप्रभुता होगी जब उसमें गवर्नमेंट ही नहीं होगी? जब लोग ही नहीं होंगे तो गवर्नमेंट ही नहीं होगी, और गवर्नमेंट नहीं होगी तो संप्रभुता का हम क्या करेंगे? तो जनसंख्या भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। लोग होने चाहिए, तभी तो हम सरकार बनाएंगे, तभी तो हमारे संप्रभुता का कोई मतलब है। निश्चित भूभाग होना चाहिए, जैसे हमारे इंडिया का जैसे हमारे इंडिया का एक निश्चित भूभाग है और हमारे इंडिया में एक निश्चित पॉपुलेशन है, निश्चित नहीं कह सकते, पॉपुलेशन है। ठीक है, तो हमारे इंडिया का एक निश्चित भूभाग है, तो निश्चित भूभाग होना चाहिए। गिल क्राइस्ट भी एक थिंकर है। गिल क्राइस्ट ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अगर कोई है तो वो है निश्चित भूभाग, डिफाइंड लैंड होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा वेस्टफेलिया की संधि जिसमें हमने बात की गवर्नमेंट की, सोवरेनिटी की, पॉपुलेशन की और डिफाइंड लैंड की, कि अगर हमारे पास ये नहीं है, एक्सटर्नल इंटरनल सोवरेनिटी होनी चाहिए, हमारे पास एक अच्छी मेजॉरिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए, हमारे पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि बिना पॉपुलेशन के ना तो गवर्नमेंट बन पाएगी और ना ही सोवरेनिटी का कोई मतलब रहेगा।
तो हमारे पास एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी ऐसे कुछ भी जा रहा है और हम उसमें रह रहे हैं, कोई सिस्टम ही नहीं है। तो हमारे पास एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। इनमें से चारों को पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा कि कोई एक भी अगर नहीं होगा तो राज्य राज्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। नागरिक की आधुनिक परिभाषा क्या है? कोई भी नागरिक नागरिक तब कब कहलाएगा? इसको हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति, 5 मई 1789 से 4 नवंबर 1789। ठीक है, 5 मई 1789 से 4 नवंबर 1789 तक फ्रांस की क्रांति हुई और इस क्रांति से 3 चीजें निकल कर आई: लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, इससे 3 चीजें निकल कर आई: लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी को कहते हैं बंधुता, इक्वेलिटी समानता और लिबर्टी स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो जो चाहे वो ऑक्यूपेशन फॉलो कर सकता है, जो चाहे जिस फील्ड में चाहे एजुकेशन ले सकता है, उसको एक अच्छी लाइफ का भी अधिकार है। ठीक है, इक्वेलिटी क्या है? हर तरह की अपॉर्चुनिटी उसको प्राप्त है। और फ्रेटर्निटी का मतलब है कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब हर एक व्यक्ति जो है वो यूनिक है और प्रत्येक व्यक्ति में भाईचारा है ना, प्रत्येक व्यक्ति में भाईचारा, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो यूनिक है, यूनिक है। और इसमें एक और सेंस आता है जो हम आगे पढ़ेंगे तो हम अच्छे से समझेंगे। फ्रेटर्निटी, इक्वेलिटी और लिबर्टी को अभी हम समझते हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज क्वालिफाइड। तो ये केवल क्वालिफाइड है, ऐसा नहीं है कि आपके पास लाइसेंस है कि आप कुछ भी करो। ठीक है, तो लिबर्टी हो गया, इक्वेलिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। एक और चीज समझते हैं और इसके बाद अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं आज। तो हमने क्या देखा? राज्य देखा। राज्य में अगर 4 चीजें नहीं हुई तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। और अगर नागरिक में ये 3 चीजें नहीं हुई तो भले ही वो आप नागरिक हो, लेकिन अगर आप में फ्रेटर्निटी नहीं है, आप में लिबर्टी नहीं है, आप में इक्वेलिटी नहीं है, आपको इक्वेलिटी मिली ही नहीं है, आपको स्वतंत्रता मिली ही नहीं है, आपको फ्रेटर्निटी नहीं है, तो आप नागरिक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये कहां से आया? ये फ्रांस की क्रांति से आया। ठीक है, अब इक्वेलिटी, इक्वेलिटी और इक्विटी, इक्विटी में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वेलिटी एंड इक्विटी? क्या डिफरेंस है? इक्वेलिटी जो है, सपोज ये एक व्यक्ति है, इतना छोटा सा है, एक व्यक्ति है जो इतना बड़ा है और एक व्यक्ति है जो इतना है। ठीक है, ये एक बाउंड्री है और यहां से खड़े होकर ये सपोज मैच देख रहे हैं। ठीक है, यहां से खड़े होकर ये मैच देख रहे हैं। तो अब इक्वेलिटी क्या है? इक्वेलिटी क्या कहती है कि आप इसको भी एक स्टूल दे दीजिए,
इसको भी एक स्टूल दे दीजिए और इसको भी एक दे दीजिए, सबको एक एक चेयर दे दीजिए, तो ये तीनों क्या करेंगे, खड़े होकर देख पाएंगे, इससे इसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो ये भी देख पा रहा है, इससे इसकी हाइट बढ़ जाएगी और इससे इसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो समानता तो अभी भी नहीं है, देख तीनों पा रहे हैं लेकिन समानता तो अभी भी नहीं है। ठीक है, तो इक्वेलिटी कहती है कि सबको बराबर दो, और इक्विटी क्या कहती है कि सपोज यहाँ पे मैच चल रहा है, ये बाउंड्री है, एक छोटा सा व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और एक ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है जो मैच देख रहा है, और एक ये व्यक्ति है। इसको सबसे बड़ी वाली चेयर दो, इसको चेयर की जरूरत ही नहीं है, और इसको एक छोटी चेयर दे दो ताकि ये थोड़ा सा और ऊपर आ जाए। ठीक है, तो इक्विटी क्या कहेगी कि जिसको जितनी जरूरत है उसकी नीड के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से आप उसको अपॉर्चुनिटीज, उसको थिंग्स प्रोवाइड करवाओ। तो इक्विटी का कहना है कि नीड के हिसाब से आप प्रोवाइड करो, और इक्वेलिटी का कहना है कि आप सबको प्रोवाइड करो, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए।